हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। तो ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल संवर्धित मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से 18% 2011 से 2021 के दशक के लिए योगदान था। चीन का 27%, दक्षिण कोरिया का 25%, बांग्लादेश का 18.5%। तो जैसा कि इस टॉपिक में बताया गया है कि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है उसमें भारत का योगदान 17-18%। हमारे पड़ोसी देश इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाइना 27% है, दक्षिण कोरिया 25%, बांग्लादेश 18.5%। इसमें हम विनिर्माण सेक्टर में हम बहुत ही धीमे ग्रोथ कर पा रहे हैं। इस समय विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विकास का समर्थन करने के लिए भारत में छोटे और बड़े उद्यमों को जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे बहुत से उद्योग धंधे हैं, जिससे उनको मर्ज करके कोऑपरेटिव टाइप में बना के भारी करके उनके निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है। सरकार के लिए विनिर्माण क्षेत्र का महत्व यह रोजगार प्रदान करता है और विभिन्न कौशल प्राप्त श्रमिकों को अर्जित करता है। ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां या संगठन होते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और ये उच्च कौशल युक्त श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान करते हैं और उनकी जीविका का साधन बनते हैं। जीवंत और बढ़ता हुआ विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, विनिर्माण क्षेत्र का बड़ा ही योगदान है। इसलिए अगर ये अच्छे से चलेंगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से ही चल पाएगी। हमें सकल वर्धित या राष्ट्रीय आय में अधिक हिस्सेदारी बनाने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे व्यापार कंपनियां जो कि बहुत अधिक आय में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती हैं देश का, लेकिन इन्हें जब बड़ा हो जाएगा तो इनकी अधिक आय में अधिक हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को इन्हें बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी संख्या में छोटे फर्में, उद्यम और फैक्ट्रियां या फर्में रोजगार प्रदान करती हैं, लेकिन विकास में इनका योगदान कम है। ये रोजगार तो बहुत ज़्यादा प्रदान करती हैं, लेकिन विकास में इनका बहुत कम योगदान रहता है, क्योंकि ये इतना जो है इनकम बचत नहीं कर पाती हैं। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, वर्ष 2017-18 का डेटा संचालन में कुल कारखानों का 55.3% सालाना ₹5 करोड़ से कम उत्पादन करता है। तो देख रहे हैं कि सेंट्रल सांख्यिकी का आंकड़ा जो 55.3% फर्में हैं वो 5 करोड़ से कम उत्पादन कर पाती हैं। 31.2% कारखाने सालाना 5 से 50 करोड़ रुपए की सीमा के बीच उत्पादन करते हैं। लगभग 86.5 कारखाने लघु एवं सूक्ष्म सीमा में हैं। तो ये देख रहे हैं लमसम 86.5 कारखाने हमारे यहाँ लघु और सूक्ष्म सीमा में हैं। ये रोजगार में 40%, उत्पादन में 14.4% हिस्सा है।
उत्पादन में देख रहे हैं सिर्फ 14.4% हिस्सा है। बड़ी फर्में 1.89%, सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से उत्पादन में 54%, रोजगार में 22% की हिस्सेदारी है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सिर्फ 1.89% कंपनियां हैं जिनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, और ये उत्पादन में देखिए 54% इनकी हिस्सेदारी है और रोजगार में 22% हिस्सेदारी है। तो जितने बड़े उद्योग होते हैं, रोजगार में तो हिस्सेदारी कम होती है लेकिन विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो हमारी सरकार को चाहिए कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको जो है बड़े बड़े प्लेटफार्मों पर कोऑपरेटिव से जोड़कर बड़े बड़े कर देने चाहिए, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े और उनकी लागत कम आए, जिससे कि वो देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, उस वर्ष को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है आपको तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसमें आप लोग कंजूसी ना किया करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।